रज़िया सुल्तान के बारे में हम 5 बातें करने वाले हैं। रज़िया सुल्तान के बारे में 5 बातें रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान को क्या मुश्किल आईं, जब वो रूल करने के लिए बैठी तो उसके सामने चुनौतियाँ क्या थीं। तीसरी बात हम करेंगे कि उसने उन चुनौतियों को निपटाने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला। चौथी बात हम करेंगे कि रज़िया फ़ेल रही। अपना उसका जो रूलिंग पीरियड था, वो केवल साढ़े 3 साल का था, इसको आगे नहीं बढ़ा सकी। तो एक तरह से कहना चाहिए एज़ ए रूलर वो सक्सेसफुल नहीं रही, जैसा वो हो सकती थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? और इसके बाद हम करेंगे रज़िया का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। लेकिन रज़िया के पहले जब रज़िया इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और उस टाइम पे इल्तुतमिश के जितने भी बेटे हैं, वो सब नकारा थे, वो सब बहुत विलासी थे। तो उस टाइम पे रज़िया सबसे उनमें से सबसे ज़्यादा योग्य वही थी। तो उस टाइम पे रुकनुद्दीन अगला रूलर बनता है क्योंकि जो अमीर थे, अमीर ये चाहते थे कि रज़िया सुल्तान रूलर ना बने। हालाँकि इल्तुतमिश ने उसी को चुना था, लेकिन फिर भी अमीर ऐसा नहीं चाहते थे। आगे हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो उन्होंने रुकनुद्दीन को रूलर बनाया, लेकिन रुकनुद्दीन जो है, इनकी जो माँ है शाह तुर्कन, उसने बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ की और उसने चाहा कि रुकनुद्दीन ही रूलर बन सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जब रुकनुद्दीन को अवध जाना था विद्रोह को दबाने के लिए, उसी टाइम पे रज़िया ने जो दिल्ली की गद्दी है वो हथिया ली। अब हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की, रज़िया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमने आपको सुविधा हो इसके लिए हमने 10 कीवर्ड्स बनाए हैं और ये जो 10 कीवर्ड्स हैं, इससे हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जो बातें हैं बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेंगे। तो देखिए 10 कीवर्ड क्या है। सबसे पहला नॉमिनेशन, और दूसरा कीवर्ड है फर्स्ट एंड ओनली लेडी। तीसरा कीवर्ड है पॉपुलैरिटी। चौथा कीवर्ड है याकूत। और पांचवा कीवर्ड है रिवोल्ट। सिक्स कीवर्ड है भटिंडा। सेवन्थ कीवर्ड है मैरिज टू अल्तूनिया। एट्थ कीवर्ड है बहराम शाह। और नाइन्थ है कैथल। उसके बाद मिन्हास उज़ सिराज। तो अब देखिए सभी कीवर्ड्स का हम मतलब यहाँ समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि रज़िया सुल्तान का नॉमिनेशन ऑलरेडी इल्तुतमिश ने कर दिया था। यानी कि इल्तुतमिश अगर ज़िंदा होते तो उनके ज़िंदा रहते किसको अगला रूलर बनना चाहिए था? रज़िया को बनना चाहिए था। ये तो हो गई पहली बात। लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाया तुरंत, क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो नोबल्स थे, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरा जो फैक्ट आपको याद रखना है वो ये कि ये पूरा हम अब तक आगे भी हिस्ट्री जो देखने वाले हैं, मेडिवल हिस्ट्री, उस पूरे मेडिवल हिस्ट्री में ये फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर है जिसने कि इंडिया में रूल किया। फिर इसके बाद तीसरा कीवर्ड हमारा पॉपुलैरिटी। तो ऐसा है कि ये रज़िया सुल्तान रज़िया सुल्तान के ये अप्रोच होती थी कि पब्लिक के बीच में जाकर के उनसे बात करती थी। उनकी जो इच्छा होती थी उसके अनुरूप उसकी चलने की कोशिश होती थी। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर थी। फिर इसके बाद जो अगला कीवर्ड है वो है याकूत। ये है जो कहना चाहिए कि रज़िया सुल्तान के लाइफ में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी कुछ रही है। तो बात ये है कि ये इथियोपिया से आया हुआ एक अबिसिनियन एक निग्रो है। इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन याकूत। तो इसको काफ़ी प्रेफरेंस दिया करती थी कौन? रज़िया सुल्तान। और इस वजह से लोगों ने ये बातें फैल चुकी थी कि इसका याकूत के साथ प्रेम संबंध है। फिर इसके बाद पांचवा कीवर्ड है रिवोल्ट। क्योंकि ये लेडी है और क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो ऑटोक्रेटिक तरीका है और ये किसी से दबने वाली है नहीं, तो इस वजह से जगह जगह रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ रिवोल्ट हो रहा है? मुल्तान में हो रहा है, बदायूं में हो रहा है, हांसी में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। और जो हमारा सिक्स कीवर्ड है वो है भटिंडा। यानी सबसे जो सीरियस विद्रोह हो रहा है वो हो रहा है भटिंडा में। और कौन कर रहा है? अल्तूनिया।
तो अल्तूनिया ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रजिया को उसने अपना रूलर माना ही नहीं। इस वजह से रजिया याकूत को लेकर के अल्तूनिया का जो रिवोल्ट है इसको दबाने के लिए निकल पड़ती है बठिंडा। लेकिन अल्तूनिया जो है उसने याकूत की मृत्यु उसको मार दिया। अब याकूत का तो खेल खत्म और उसने रजिया को बना लिया बंदी। अब यहाँ पे डिप्लोमेटिक, अब इसके पास एक ही सॉल्यूशन था रजिया के पास कि वो अल्तूनिया से विवाह कर ले। उसने ऐसा ही किया और इस तरीके से उसके कैप्चर से ये छूट पाए। अब ये लोग चले दिल्ली की तरफ कि दिल्ली चलेंगे, लेकिन दिल्ली में कॉन्स्पिरेसीज ऑलरेडी चल रही हैं वहाँ, और अलग ही वहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है। और वहाँ पे बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का बेटा है, तो बहराम शाह ने वहाँ से अपनी आर्मी भेज दी और इन दोनों को मजबूर कर दिया, अल्तूनिया को और रजिया को, कि ये पीछे हट जाएं। और ये वापस से इनको पीछे हटना पड़ता है। और फिर इसके बाद तो ये हमारा 8th कीवर्ड था बहराम शाह। 9th कीवर्ड था हमारा कैथल। तो जब ये लोग पीछे हटे, इनकी जो पूरी जो आर्मी थी वो तितर बितर हो गई। और कैथल के पास कुछ ऐसा कहते हैं कि लुटेरों ने इनकी हत्या कर दी। तो 1240 में इन दोनों की हो जाती है डेथ। फिर इसके बाद 10th कीवर्ड है मिनहाज उस सिराज। तो ये हिस्टोरियन है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट इनका है कि ये स्टेटमेंट रजिया सुल्तान के बारे में है कि उसके पास सभी कैपेबिलिटीज़ थी, लेकिन उसकी एक ही फॉल्ट थी और वो ये थी कि वो महिला थी। तो ये इनका स्टेटमेंट है। इससे काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। बाकी आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो उसके सामने चुनौतियाँ आईं, वो क्या थी। तो 4 चुनौतियाँ थी रजिया के सामने, 4 चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती थी उसके प्रतिद्वंदी। पहली चुनौती क्या थी? उसके प्रतिद्वंदी, यानी कि उसके राइवल्स। दूसरी चुनौती थी राजपूत। तीसरी चुनौती थी सपोर्ट का नहीं होना। और अगली जो प्रॉब्लम थी वो ये कि वो खुद महिला थी। तो इस तरीके से 3 समस्याएं थी। तो पहली समस्या की बात करते हैं, प्रतिद्वंदी की। रजिया के जो मेन राइवल्स थे वो उसके भाई के सपोर्टर्स थे, यानी कि इल्तुतमिश के जो निकम्मे बेटे हैं, आलसी बेटे हैं, या ये कहें कि रजिया सुल्तान की तुलना में कम सक्षम, ऐसा कह सकते हैं, वो और उनके जो सपोर्टर्स हैं, ये लोग हैं मुख्य प्रतिद्वंदी। तो ये लोग हमेशा रेडी रहते थे और लगातार विद्रोह कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि रजिया को हटा करके कोई ऐसा यहाँ पे पर्सन रखा जाए जो हमारा पपेट हो, जो वीक हो और जैसा हम चाहें वैसा काम करे। तो इसलिए जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, तो उसमें इख्तियारुद्दीन आयतीन हो गया, बठिंडा का रूलर हो गया मलिक अल्तूनिया, और लाहौर का सूबेदार कबीर खान, ये सब लोग कौन थे? ये सब उनके भाइयों को रूलर बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इनके भाई हैं, किसके? रजिया सुल्तान के, वो सब कमज़ोर हैं। तो ये तो हो गई पहली समस्या की। दूसरा, राजपूत। तो बात क्या है कि जब राजपूतों को ये बात पता चली कि अभी इस टाइम पे जो तुर्क रूलर हैं वो थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहे हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा करके वो लोग भी रिवोल्ट करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से उन उनका जो उनका जो एम्पायर उनसे छिन गया था राजपूतों से, वो उसको वापस से पाना चाहते थे। ये एक प्रॉब्लम हो गई। तीसरा, लैक ऑफ सपोर्ट। तो बात क्या है कि रजिया को दिल्ली के सभी जो नागरिक हैं और सभी जो अधिकारी हैं उनका सपोर्ट मिल नहीं रहा था। कुछ ही लोग थे अधिकारियों में जो उसके साथ थे, और जनता में भी कुछ ही साधारण जनता थी जो उसके साथ थी। जो प्राइम मिनिस्टर था जुनैदी और बाकी के जो तुर्क सरदार थे, वो हमेशा रजिया का विरोध ही किया करते थे और वो चाहते थे कि ऐसा कोई सम्राट बने, ऐसा कोई सुल्तान आए जो कि पपेट हो, उनके कहने के अनुसार चले। तो इस तरीके से जब ये अंदर के लोग ही जब रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो बाहर वाले हैं, बाहर के जो दूसरे रूलर्स हैं, उनको भी एक तरह से मोटिवेशन मिल रहा था कि वो लोग भी रिवोल्ट करें। फिर उसके बाद चौथी जो प्रॉब्लम है
वो ये जिस पे कि रजिया का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो ये कि वो महिला थी। तो बात क्या है कि जो तुर्क अमीर थे, उनको ये पसंद नहीं था। वो ये सह नहीं सकते थे कि किसी लेडी के अंडर में वो उनके सबऑर्डिनेट बन के रहे। तो इसलिए वो मानते थे कि रजिया जो है वो रूल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर इसके बाद जो कट्टर मुसलमान थे वो लोग भी इसके बिल्कुल विरोधी थे, क्योंकि एक स्त्री का सुल्तान होना जो मुस्लिम कानून था और जो मुस्लिम भावनाएं थी उसके विरुद्ध था। तो इसलिए वो चाहते थे कि रजिया को उसके पद से हटा दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि रजिया ने अपनी जो चुनौतियां थी उसका सामना कैसे किया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो उसने दो काम किए। पहला काम, जो विद्रोह हो रहा था उसको कुचल दिया जाए, ये उसने पहला काम किया। और दूसरा काम उसने ये किया कि जितने भी ऑफिसर्स थे जो जो उसके विरोध में थे, उन सबको बदल दिया। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि उसने विद्रोह को कैसे दबाया। बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर यहाँ के जो सूबेदार थे, इसके अलावा जो वजीर था यानी कि जुनैदी, इन सब ने एक साथ अपना अलायंस बनाया और रजिया की कैपिटल दिल्ली में उसको घेर लिया। लेकिन रजिया को पता था कि इन सब की दुश्मन तो मैं हूँ, लेकिन ये सब आपस में भी दोस्त नहीं हैं। तो उनके बीच क्योंकि कोई यूनिटी थी नहीं, वो आपस में भी एक दूसरे से जलते थे। इसका फ़ायदा रजिया ने उठाया और उनके बीच में स्प्लिट क्रिएट कर दी। उनके बीच में ऐसे एक दूसरे से भिड़ा दिया और उसके बाद फिर उन पे अटैक किया और अटैक करके एक दो को मार गिराया। और जो जुनैदी है वो भाग गया और भागते हुए ऐसा कहते हैं कि कहीं सिरमौर की जो हिल्स हैं वहाँ पे ये मर गया। तो इस तरीके से रजिया के जो प्रेस्टीज थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, वो बहुत उसकी बढ़ गई। और इस तरीके से बाकी के जो प्रोविंशियल रूलर्स थे वो सब भी घबरा गए और उन्होंने रजिया का जो सब ऑर्डिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, अब उसने जो ऑफिसर्स रैंक होती थी जो भी उसके फेवर में नहीं थे, उन सबको चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे कि जो जितने भी तुर्क अमीर थे वो सब इसके दुश्मन थे, तो इस वजह से इसने जो दूसरे मुस्लिम्स थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। इसके अलावा वजीर का तो अब जुनैदी भाग गया है, मर गया है, तो अब उसकी जगह जो नया व्यक्ति जो वजीर बनता है वो था ख्वाजा मुहाजबुद्दीन। इसके बाद जो हफ्सी था जलालुद्दीन याकूत, उसको कैवलरी का हेड बना दिया। इसी तरह से जो चीफ जनरल का पोस्ट था उस पर अपॉइंट किया गया मलिक हसन को। तो तीन आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, एक ख्वाजा मुहाजबुद्दीन, दूसरा जलालुद्दीन याकूत और तीसरा मलिक हसन। इसके अलावा उसने पर्दा करना छोड़ दिया, जैसा कि आपने पिक्चर में देख लिया। हमने यहाँ पे जो मूवी आई थी रजिया सुल्ताना करके, जिसमें हेमा मालिनी ने इसका रोल किया था, वहाँ से हमने पिक्चर ले रखा है गूगल से, तो आप उसमें देख सकते हैं इसने पर्दा नहीं किया हुआ है। तो उसने पर्दा करना बंद कर दिया और कोर्ट में बैठने लगी और लोगों की जो कंप्लेंट होती थी उसको सुनने लगी। और वो खुद भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसको उसने संभाला हुआ था। अब हम बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द रजियाज फेलियर। नो डाउट इल्तुतमिश के बाद जितने भी सक्सेसर्स आने वाले थे उन सब में सबसे ज़्यादा कैपेबल रजिया थी, लेकिन फिर भी उसका जो टर्म था बहुत छोटा रहा, केवल 3.5 साल का। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, इसको हम 7 रीजंस में हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले रीज़न की बात करें तो जितने भी मिडाइवल हिस्ट्री के जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि जो सबसे प्राइम रीज़न था, जिस रीज़न को हम फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, वो ये है कि रजिया सुल्तान एक महिला थी। ये सबसे बड़ा कारण इन लोगों ने माना है, ये हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। क्योंकि अगर वो मेल रूलर होती तो नो डाउट जो अमीर हैं वो उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि पहले के जो रूलर्स थे उनका तो जो नोबल्स थे, अमीर थे, वो लोग उसको तो अपोज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर वो केवल मेल होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होता,
फिर दूसरी बात, याकूब के साथ जो उसका लव अफेयर का एक र्यूमर चल रहा था, तो अगर वो मेल होता तो ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो इस तरीके से जो तुर्क अमीर थे, नोबल्स थे, उनको इस ये वाला जो बहाना था जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी, ये उनको नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरा ये कि जितने भी तुर्क सरदार थे वो सब के सब स्वार्थी थे। तो जो अमीर थे, जो नोबल्स थे, जो तुर्क थे, तुर्क सरदार, उनका जो डोमिनेंस था वो इतना ज़्यादा था कि उसके अगेंस्ट रह करके रूल कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जो रजिया सुल्तान है उसने उनकी पावर्स को बहुत कम कर दिया था और उसके राइवलरी एक अपना अलग एक उसने यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया था उनके काउंटर पार्ट में। लेकिन क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाया रजिया सुल्तान को रूल करने के लिए, तो ये चीज़ हो नहीं सकी। फिर अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें, वो ये कि रजिया का जो शासन करने का ढंग था वो ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश उसका सिस्टम था काम करने का। यानी कि वो किसी से कुछ पूछ करके करने पे विश्वास उसका नहीं था, वो सभी डिसीजन खुद लेती थी। तो इसलिए उसने सारी पावर्स अपने हाथ में ही ले रखी थी और जो उसका ये जो बिहेवियर था वही वही बाकी के जो नोबल्स थे उनको ये खटकता था। फिर चौथा रीज़न जो है वो ये कि जो जो भारतीय जनता थी उनका सहयोग रजिया को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम के जो सुल्तान थे उनका जो भारतीय जनता थी उसके साथ एक कहना चाहिए कनेक्शन बन नहीं पाया था। तो भारतीय जो जनता थी उनके लिए ये विदेशी शासक थे, तो इस वजह से उनका जो कॉपरेशन मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। फिर इसके बाद रीज़न नंबर 5 वो ये कि इल्तुतमिश के बाकी के जो उसके बेटे थे वो जीवित रहे और उनका जीवित रहना रजिया के लिए खतरनाक था, क्योंकि फिर अब जो इसके विरोधी हैं उनके पास ये मौका है कि भाई जब ये इसके इल्तुतमिश के बेटे अभी जिंदा हैं तो इनको क्यों ना रूलर बनाया जाए, रजिया को क्यों बनाया जाए। तो उनके पास एक इस तरह से कहना चाहिए कि मोरल सपोर्ट जैसा उनके लिए था, विरोधियों के लिए था, और ये मुसीबत थी किसके लिए, रजिया के लिए। फिर रीजन नंबर 6 जो है वो ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एक तरह से वीक पड़ने लग गई थी, क्योंकि जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो रिवोल्ट चल रहे थे, जो सूबेदारों के रिवोल्ट चल रहे थे, उसकी वजह से जो बाकी के लोग, बाकी के जो इनके तुर्किश ये जो दिल्ली सल्तनत के बाहर वाले जो रिवोल्ट हैं उनको भी मौका मिल गया कि हाँ अब ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत है कमज़ोर पड़ रही है, तो हम भी अपने जो हमारे छिने हुए जो भी एरियाज़ हैं उनको दोबारा से हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में एक रीज़न ये भी रख सकते हैं कि जो जलालुद्दीन याकूत था उसके साथ जो इसका लव अफेयर था, जो र्यूमर थी कि भाई उसके साथ लव अफेयर है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया, क्योंकि उसका ना तो स्टेटस ऐसा था ना उसकी कास्ट ऐसी थी कि उसके साथ इसको किसी भी तरीके से उस टाइम के हिसाब से सही ठहराया जा सके। हालांकि इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है, इसके बीच में जो रिलेशन था उसके बारे में जो हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग ओपिनियन है। जैसे अगर बात करें इब्ने बतूता की, तो वो उसने इसको क्रिमिनल अफेयर की तरह देखा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मिन्हास की, तो वो इसको इस तरीके से नहीं देखता है। तो ये थे, हमने देखा कुछ रीजंस। तो अगर आपको मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, तो आप जो ये हेडिंग है इसको लेकर के आप 7 पॉइंट्स दे सकते हैं, या अगर और ज़्यादा डिटेल में आता है तो डिटेल में भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रजिया का जो पर्सनालिटी है, उसका जो उसने काम किए उसका इवैल्यूएशन, तो ये भी 5 मार्कर के हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अब आपको इसमें क्या बातें लिखनी है, तो देखिए
जो रजिया है वो हम अपने आंसर का स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे कि जो रजिया सुल्ताना थी वो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर थी, और उसका जो टाइम पीरियड था लगभग 3.5 साल का था। उसमें सभी जितनी भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक रूलर के पास वो सभी क्वालिटीज़ थी। वो डेयरिंग पर्सनैल उसके वो डेयरिंग डेयर जो चाहिए होती वो उसके पास थी, उसके पास जो डिप्लोमेसी चाहिए होती वो उसके पास थी, जो एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती वो भी उसके पास था, कमांडिंग पावर उसके पास थी। तो ये सब जो उसकी खूबियाँ थी, जब इल्तुतमिश जिंदा था तब ही ये सब उसके पिता को ये सब बातें दिख रही थी उसके अंदर। इसीलिए उसने अपना जो अगला सक्सेसर जब चूज़ करने की बारी आई तो उसने रजिया सुल्तान को अपने सभी पुत्रों को छोड़ करके रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन उसके बाद जब इसका कोरोनेशन होता है तो उसके बाद बहुत सारे जो रिवोल्ट्स हो रहे थे और जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, उस वजह से इसको फिर अब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने जो डिप्लोमेटिक मूव्स थे उसके दम पे और जो अपनी लीडरशिप थी उसके दम पे इसने उन सबको काफ़ी हद तक दबा के रखा हुआ था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अब तक जितने रूलर हुए उसमें ये पहली रूलर थी जिसने कि जो अमीर थे और जो मलिक थे उनको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे कि अगर हिस्टोरियन मिनहाजुद्दीन सिराज की बात करें तो वो लिखते हैं कि वो एक महान शासिका थी, बुद्धिमान थी, ईमानदार थी, उदार थी, और जो शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली थी, न्याय करने वाली थी, प्रजापालक थी और बुद्धि प्रिय थी। उसमें जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब कुछ जो राजा के अंदर होने चाहिए वो इसके पास थे। लेकिन फिर भी ये जो हिस्टोरियन हैं वो लास्ट में लिखते हैं कि ये सब जो भी क्वालिटीज़ हैं आखिर वो किस काम के थे। तो ये इस तरीके से मतलब सैड होकर के ये लाइन लिख रहा है कि सारी बातें अच्छी हैं लेकिन केवल वो फीमेल रूलर है, बस ये बात उसके अगेंस्ट चली जाती है। तो यही सब जो उसकी अच्छी बातें हैं यही सब उसके कहना चाहिए पतन का कारण बनी। और कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जो उसका जो डिक्लाइन होने के पीछे जो रीज़न दिया जाता है कि वो फीमेल रूलर थी, ये जो रीज़न है ये जो रीज़न है और जो ये कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, वो लोग एक फीमेल रूलर के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये जो बात है उसको इन्होंने इतना महत्व तो नहीं दिया। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेन बात ये थी कि फीमेल या मेल रूलर से मतलब नहीं था, मतलब ये था कि जो तुर्क अमीर थे, जो नोबल्स थे, उनकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा थी। उनकी एम्बिशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो साफ देख रहे थे कि इल्तुतमिश के बाद उसके जो बेटे हैं वो कैपेबल हैं नहीं, तो उनकी पावर बढ़ जाएगी। ये सब उन्होंने सपने सजो रखे थे। अब ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही थी रजिया सुल्तान के रहते हुए। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान अगर एक वीक रूलर होती, जो ये स्कॉलर्स ऐसा मान रहे हैं, तो उनके हिसाब से अगर रजिया एक वीक रूलर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब ये जो अपने अमीर हैं ये लोग अपनी चला सकते थे अपने हिसाब से, जो रूलर है उसको चला सकते थे, तब प्रॉब्लम शायद नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वही उसके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से हार्मफुल साबित हो गई। और इसी वजह से जो ये अमीर थे ये लगातार कॉन्स्पिरेसीज करते रहे इसको हटाने के लिए, और फाइनली इसको हटा भी दिया। अब हम बात करते हैं, 3 रूलर हैं, एक बहराम शाह, मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। तो पहले बात करते हैं बहराम शाह की। टाइम पीरियड छोटा सा है, 1240 से 42। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये इल्तुतमिश का थर्ड सन था, तीसरा बेटा है इल्तुतमिश का। और इसको रूलर बनाया किसने है, तो जो चालीसा बना हुआ था, जो टर्किश काउंसिल बनी हुई थी, एक तरह से आप कैबिनेट कह सकते हैं, तो वो जो 40 जो अमीर हुआ करते थे उन्होंने इसको रूलर बनाया हुआ है। और वास्तव में जो पावर है वो किसके पास थी, वो थी नायाब
ए मामलाकत, ये वास्तविक रूलर था। और फाइनली बहराम शाह, जब इसको ये लगता है कि मैं रियल जो पावर है वो मेरे पास रहे, तब इसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से अब अगले रूलर आते हैं मसूद शाह। ये कौन भाई साहब हैं? तो ये जो हैं ये रुकनुद्दीन के बेटे हैं। रुकनुद्दीन कौन है? इल्तुतमिश का बेटा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मसूद शाह कौन है? इल्तुतमिश का ग्रैंडसन हुआ। ठीक, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। इनका टाइम पीरियड भी छोटा है, 42 से 46। तो इसको किसने हटाया? तो दो लोग का इसमें हाथ है। एक कौन? एक बलबन और दूसरा कौन? नासिरुद्दीन महमूद की मदर मल्लिका ए जहां। अब ये नासिरुद्दीन महमूद कौन है? तो ये हैं इल्तुतमिश के बेटे, कई बेटे थे उसके। तो एक तरह से मसूद शाह नासिरुद्दीन महमूद का कौन हुआ? उसका भतीजा हुआ। तो कहने का मतलब कि मसूद शाह जो कि ग्रैंडसन है इल्तुतमिश के, इसको किसने हटाया? बलबन और जो मल्लिका ए जहां, ये दोनों मिलकर के कॉन्स्पिरेसी करते हैं और इसको हटा देते हैं। और इस तरीके से नया सुल्तान कौन बन रहा है? नासिरुद्दीन महमूद। ये कौन है? इल्तुतमिश का ये बेटा है। और इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये बहुत ही, इसका जो जीवन था बड़ा पवित्र था, है ना। और इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है दरवेशी किंग। और इसकी डेथ कब हो जाती है? 1266 में। तो आप देख सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड है काफ़ी लंबा है, 46 से लेकर के 66। लेकिन असली पावर इसके पास नहीं थी, बल्कि असली पावर बलबन के हाथ में थी। बलबन कौन है? बलबन वही जिसने मसूद शाह को हटाया है। और बलबन कौन है? अगला रूलर यही बनेगा। और बलबन कौन है? वो जो 40 का ग्रुप था, 40, उसका ये मेंबर है। उन 40 का ये एक, उनमें से ये एक है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।